Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about Indian diaspora around the world. But before that, let's talk about India's largest education fest. जैसा कि आपको पता है PW हर साल विश्वास दिवस मनाता है जिसमें स्टूडेंट्स को कई सारे कोर्सेज पर भारी डिस्काउंट मिलता है. सो इस साल भी 28 फेब को हमने विश्वास दिवस मनाया था और ये दिए गए कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है. ये ऑफर सिर्फ 10 मार्च तक वैलिड है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो. लेट्स गेट स्टार्टेड. आईआर की बुक सीरीज का ये 28th चैप्टर है, इंडियन डायस्पोरा इन द वर्ल्ड. क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर टू अंडरस्टैंड कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं. डेफिनेशन क्या होती है, क्या है डायस्पोरा, क्या स्टेटस है इस वक्त इंडियन डायस्पोरा का अराउंड द वर्ल्ड, किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं उन लोगों को जो इंडिया के बाहर रहते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या किस तरीके से दुनिया देखती है इंडियन डायस्पोरा को, क्यों बहुत ज़्यादा इंडियन बाहर रहते हैं, इतना बड़ा डायस्पोरा बाहर क्यों है, सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है इस इतने सारे लोगों का इंडिया के बाहर रहने का, और गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रहा है टू सपोर्ट इंडियन डायस्पोरा अराउंड द वर्ल्ड, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इन फॉरेन पॉलिसी एंड सो ऑन. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ेंगे. मेंस के क्वेश्चन है. सबसे पहला है, इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट. सो लास्ट 3 साल से आप देखोगे तो एक एक ईयर का गैप करके इंडियन डायस्पोरा के ऊपर क्वेश्चन आ ही रहा है और हर क्वेश्चन में आप देखोगे मेन जो आंसर आपको लिखना है इट रिवॉल्व अराउंड कि कितना इंपॉर्टेंट है इंडियन डायस्पोरा. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है, इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड अ न्यू हाइट इन वेस्ट, डिस्क्राइब्स इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट फॉर इंडिया. 2023 में आया था. इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसिसिव रोल. अब यहाँ पे डिसिसिव रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में एंड इकोनॉमी में, सेम एज नई हाइट पकड़ ली उन्होंने इन अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्री. तो अगेन दिस इज जस्ट द सेम क्वेश्चन विद अ डिफरेंट लैंग्वेज. इंडियन डायस्पोरा, अब ये 2017 का क्वेश्चन है, हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन साउथ ईस्ट एशिया. तो अभी तक मतलब पहले यहाँ पे वेस्ट की बात चल रही थी, अब यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन जो डायस्पोरा है उसकी बात चल रही है, विच इज लाइक द 3rd 4th लार्जेस्ट डायस्पोरा अराउंड द वर्ल्ड. Appraise the role of Indian diaspora in Southeast Asia in this context. So appraise as in कि कितने लोग हैं, क्यों गए और उससे हमें क्या फायदा हो रहा है, और all that will come under this. Okay, so we'll study all of this in the class. First let's understand definition of diaspora कि होता क्या है, ये शब्द कहाँ से आया. तो ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, डिस्पेरियो, जिसका मतलब होता है डिस्पर्शन, फैलना. ठीक है, तो यूजुअली इस शब्द का इस्तेमाल, डायस्पोरा का इस्तेमाल किया जाता था 6th सेंचुरी BC में, जब जूइश लोगों को अपने घर से निकाल दिया गया था. तब वो जहाँ जहाँ जाते थे उन्हें लोग इस तरीके से जूइश माइग्रेंट्स को डायस्पोरा बोलते थे. ठीक है, सो डायस्पोरा वाज इनिशियली यूज्ड टू डिस्क्राइब माइग्रेशन ऑफ जूइश पीपल अराउंड द फॉल ऑफ जेरूसलेम इन द 6th सेंचुरी BC. नाउ आजकल ये यूजुअली यूज किया जाता है अगर मास माइग्रेशन हो रहा है या फिर फोर्स्ड रिलोकेशन होता है, तो उसमें भी हम डायस्पोरा ही यूज करते हैं. अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंडियंस अगर अमेरिका जाते हैं तो दैट्स मोस्टली दे डू गो बाय देयर ओन विल, बट यू ऑल्सो, आपने डंकी मूवी देखी होगी तो उसमें दैट शोज दैट दे आर गोइंग बाय विल बट दे आर नॉट गोइंग बाय लीगल मेजर्स. सो सिमिलरली कई सारी कंट्रीज़, स्पेशली साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉर और इश्यूज़ है, तो वहाँ के लोगों को रिलोकेट होना पड़ता है ज़बरदस्ती, बिकॉज देयर इज़ अ थ्रेट टू देयर लाइफ. तो उन्हें भी डायस्पोरा में कैसे पहुँचे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. द पॉइंट इज़ दैट यू हैव रीच सम अदर कंट्री एंड यू बिकम डायस्पोरा ऑफ दैट कंट्री. इंडियन डायस्पोरा की अगर बात करें करंट स्टेटस, तो 2020 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डायस्पोरा है. 18 मिलियन लोग इस वक्त अपनी जन्म वाली कंट्री से बाहर रह रहे हैं और इस लिस्ट में इंडिया सबसे टॉप पे है. उसके बाद है मेक्सिको, उसके बाद है रशिया और उसके बाद है चाइना एंड 5th इज सीरिया. की होस्ट कंट्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं? US, सऊदी अरेबिया, UAE, मलेशिया, म्यांमार, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका एंड कनाडा. सो श्रीलंका को छोड़ के आई थिंक प्रीटी मच ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, और साउथ अफ्रीका ऑल्सो फॉर दिस मैटर. साउथ अफ्रीका इसलिए है क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत पहले से एक बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है, एंड सो गोस फॉर श्रीलंका. बट अदर देन दैट यू विल सी दैट ऑल ऑफ दीज कंट्रीज आर, आई डोंट नो व्हाई देयर इज म्यांमार,
But United States, Saudi Arabia, UAE, Malaysia, UK and Canada, all these are rich countries. So mostly people go there for a better life. Except these three. These three have different reason. क्यों इंडियन अब लोगों का देश छोड़कर बाहर जाना अच्छा क्यों कंसिडर किया जाता है? इट कुड नेवर बी राइट. अगर हम सब बड़े हुए हैं उस घर में जहाँ पर ये वाली जो मिलेनियल जनरेशन है उनको इवेंचुअली अपना घर छोड़ना पड़ा था, लाइक 1985 के बाद से जो भी लोग हुए हैं, वेरी फ्यू ऑफ देम आर लिविंग होम, मोस्ट ऑफ देम जॉब लेके दूसरी जगह चले जाते हैं. एंड इट इज़ नेवर बीन प्लेजेंट. आई रिमेंबर व्हेन माई ब्रदर्स लेफ्ट इट वॉज वेरी अनप्लेजेंट. इट इज़ बीन अनप्लेजेंट फॉर माई पेरेंट्स व्हेन आई लेफ्ट. तो माइग्रेशन खुशी तो कोई नहीं जाएगा. अगर उसे कोई अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ घर में ही मिल रही है तो कोई क्यों जाएगा. तो लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इंडिया का रेमिटेंस, मतलब इंडिया का डायस्पोरा इतना बड़ा है. तो क्या कारण है? उसका रीज़न है रेमिटेंसेस. रेमिटेंसेस बेसिकली मीन्स सेंड बैक, कि जो लोग बाहर जाके कमाने के लिए जाते हैं वो घर पे जो वापस पैसे भेजते हैं. क्यों जाते हैं लोग? जब कमाने के लिए ही जाते हैं. तो वो जो पैसे वापस अपने परिवार को भेजते हैं उसे रेमिटेंसेस कहा जाता है. दिस इज सेंडिंग मनी टू द रेसिपिएंट हु लिव्स अब्रॉड. मोस्ट फैमिलीज लिविंग इन स्लो ग्रोइंग इकोनॉमीज डिपेंड हेविली ऑन रेमिटेंसेज एज द सोर्स ऑफ इनकम. तो आपने सुना होगा कि कई सारे लोग जो है अपने, और यू हैव टू अंडरस्टैंड ये सिर्फ इस लेवल पे नहीं हो रहा है. लाइक जैसे अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार एंड झारखंड, दीज प्लेसेस, राजस्थान एंड पंजाब, दे कम टू Delhi. So that's also like when they are here and they are working and they send money back, even though it is within the Indian economy, but that's also a remittance, like from a center, union territory to a state. तो उसी तरीके से पूरी दुनिया में जितने भी इंडियंस हैं जो भी बाहर काम करने के लिए गए हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे मेनी ऑफ देम हैव गॉन फॉर ईदर दे हैव कंप्लीटली शिफ्टेड, हमेशा के लिए वहाँ चले गए हैं, दैट्स डिफरेंट. पर उसमें भी वो घर पे कुछ ना कुछ भेजते हैं. एंड कुछ लोग सिर्फ कमाने के लिए कुछ टाइम के लिए गए तो देन दे ऑल्सो सेंड बैक, राइट. सो दिस मनी दैट दे सेंड बैक, इस पर बहुत सारी कम्युनिटीज डिपेंड करती हैं. कई सारे ऐसे स्लो ग्रोइंग नेशन हैं जो सिर्फ रेमिटेंसेस पे जी रहे हैं. जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फिलिपिनो विमेन आर वर्किंग अराउंड द वर्ल्ड एज नैनीज, एज होम help and as masseurs around the world. So they work around the world and they send money back to Philippines. So it's one of the biggest things about, like, biggest reason for the government to provide these people with good services, ताकि ये लोग बाहर आराम से काम कर सके और घर पे बेच सके पैसा. तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया ने सबसे हाईएस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग बाहर रहते हैं तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भी इंडिया को ही मिलता है. 2023 में करीब $125 बिलियन का रेमिटेंस आया था. यूनाइटेड स्टेट्स बीइंग द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, सबसे ज़्यादा यूएस से आया था, अकाउंटिंग टू 20% ऑफ दीज फंड्स. ठीक है, मतलब टोटल जितना आया था उसमें से 20% यूएस से आया था, 18% यूएई से आया था एज द सेकेंड लार्जेस्ट. सो ऑफकोर्स लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ से पैसा भेजते हैं और वो उसका एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है. अगर पॉपुलेशन की बात करें कि कितने लोग हैं, तो यूएई में करीब 3.5 मिलियन है. यूएसए में थोड़ा पुराना डाटा है, थोड़ी नया डाटा है. पुराने डाटा में यूएसए ऊपर था, बट खैर अभी चेंज हो गया है. चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ लाइक पॉलिटिकल सिचुएशन. कभी कभी ये कंट्री के लॉज चेंज हो जाते हैं तो कई सारे लोग वापस हो जाते हैं. तो यू हैव टू फॉलो द लेटेस्ट डाटा, है ना. तो यूएई में है 3.5 बिलियन, यूएसए में 2.7 बिलियन, सऊदी अरेबिया में 2.5, मलेशिया में 2 एंड यूके में 1.4. these are the 5 largest places जहाँ पर इंडियन डायस्पोरा एग्जिस्ट करता है. अकॉर्डिंग टू ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन इन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स. सो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जो है पूरी दुनिया में, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन इंडियंस का ही होता है. माइग्रेंट्स मतलब लोग जो सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्क के लिए जाते हैं. जैसे स्पेशली आपको पता होगा अभी कतार में जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो हाउ दे वर बिल्डिंग द स्टेडियम्स, और वहाँ से सबसे ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन वहाँ पे थी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी. तो ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़े शेयर ऑफ माइग्रेंट्स, काम करने वाले लोग जो दूसरी कंट्री में जाते हैं, वह इंडिया से ही ओरिजिनेट होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा. क्लासिफाई करते हैं, 3 तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं. सबसे पहला है एनआरआई, जो सबसे ज़्यादा हमें पता होता है, नॉन रिसाइडिंग इंडियन. ये वो लोग होते हैं जो इंडिया में के सिटीजन हैं लेकिन इंडिया के बाहर रहते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, राइट. तो उसमें बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि उनकी क्राइटेरिया किस तरीके से है. नॉट प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक
एक फाइनेंशियल ईयर के 365 डेज में से 182 डेज वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं थे. प्रेजेंट इन इंडिया फॉर लेस देन 365 डेज. इंडिया 4 सालों में सिर्फ 365 दिन से ज्यादा वो प्रेजेंट नहीं थे इंडिया में. ठीक है. ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 years लेस देन 60 डेज इन द करंट ईयर. और जो इस वक्त का साल है, इन चारों में से जैसे मान लो कोई इंसान है जो 2019, 20, 21 और 22 4 साल तक बाहर रहा है. तो इन चारों सालों में एटलीस्ट उसको 365 डेज से ज्यादा वो इंडिया में नहीं रहना चाहिए. एंड जो लास्ट ईयर था इन चारों का, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का, इन चारों का लास्ट ईयर में वो 60 डेज से ज्यादा इंडिया में नहीं रहना चाहिए, तब उसे एनआरआई कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं. फेमस एनआरआईज कौन है? सलमान रुश्दी, अमर्त्य सेन, कल्पना चावला, नोबेल लॉरेट्स, वी रामाकृष्णन, एच.जी. खुराना, ये दोनों ही बायोलॉजी के फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला है, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री. सो वी नो ऑल दीज पीपल. अब नेक्स्ट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. अब ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि ये वो लोग हैं जो इंडियन थे, मतलब इंडियन ओरिजिन है उनका, इन द सेंस कि उनके या तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स एक समय पर इंडियन सिटीजन थे कंप्लीट, बट नाउ दे हैव गॉटन सिटीजनशिप ऑफ अ डिफरेंट कंट्री. ठीक है. तो फॉरेन, ये टेक्निकली ये फॉरेन सिटीजन्स है. ठीक है. लेकिन इनकी कोई ना कोई रीजन से इनकी एंसेस्ट्री है जो इंडिया में आती है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस है. एक्सक्लूडिंग नेशनल्स ऑफ स्पेसिफिक कंट्री, विच इज बेसिकली मीन एक्सक्लूडिंग बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. रीजन बीइंग कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के कई सारे लोग अब 1947 के पहले और 1971 के पहले, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट नो, क्योंकि इन सब की इंडियन हिस्ट्री है. तो आप उनको ऐसे अगर आप कंसिडर करोगे तो नॉर्मल पीपल ऑफ बांग्लादेश कैन से कि ओ वी आर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो हमें पासपोर्ट दे दो. दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज. These people by fact of nature या by fact of how things have been, किस तरीके से हमारी हिस्ट्री रही है, हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, फिर ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई है, इस हिस्ट्री में दे ऑब्वियसली हैव इंडियन ओरिजिन. सो इनका एक्सेप्शन करते हुए बाकी सब, अगर कोई और कंट्री में जा रहा है इंसान जो वहाँ का सिटीजन है पर उसका इंडियन ओरिजिन है, तो उसे PIO कहा जाएगा. और मेन इसके स्टेटस क्या है? या तो एक तो उनके पास एक किसी समय पे उनका एक इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली इंडिया डजंट अलाउ डुअल सिटीजनशिप. इंडिया 2 सिटीजनशिप नहीं देता है. तो या तो आपको अगर दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए तो आपको यू विल हैव टू लीव योर्स, एंड देन इफ यू वांट टू कम बैक यू विल हैव टू अप्लाई टू बिकम अ PIO और अप्लाई टू बिकम बेसिकली अ पर्सन जो फॉरेन नेशनल है बट इंडिया में रिसाइड करना चाहता है. तो उसके लिए आपको अलग से दूसरा टाइप का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पासपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया डुअल सिटीजनशिप नहीं अलाउ करता. तो इसलिए अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास एक समय पे कभी इंडियन पासपोर्ट था, वो या उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स किसी समय पर या तो पैदा हुए थे या परमानेंटली इंडिया में रिसाइड करते थे एज पर द एक्ट ऑफ 1935. इन दिस केस, और एक और है उसमें कि अगर उनका स्पाउस यानी उनका हस्बैंड या वाइफ अगर इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो भी उन्हें ये दिया जाएगा. फेमस POIs क्या है? विवेक रामास्वामी, विच इज हु इज रिपब्लिकन बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी में है, विच आई डोंट अंडरस्टैंड इट. डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में ही खड़ा हुआ था प्रेसिडेंशियल रेस के लिए, अभी तो नहीं है. सुंदर पिचाई, वी नो. सत्या नडेला, वी नो. मिंडी केटलिंग, शी इज द actress, and Rishi Sunak is, the Prime Minister. So these are all people of persons of Indian origin. Overseas citizen of India. अब overseas citizens of India is कि ये वो लोग हैं जो टेक्निकली, अब हमने क्या बोला, देखो 2 तरीके के लोग हैं. एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, जिनकी पूरी जिंदगी उन्होंने इंडिया में काटी है. दूसरे वो लोग हैं जो इंडियन सिटीजन है लेकिन कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, तो वो हो गए NRI, है ना. अब ये है इंडियन सिटीजन जो ये इंडियन लोग जो कल्चरली इंडियन है लेकिन बाहर रह रहे हैं, उनके पास दूसरी कंट्री के पासपोर्ट है. ये सिचुएशन अगर है तो उसे हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं. अब लेकिन व्हाट अबाउट अ पर्सन जो POI नहीं है, मतलब उसका कोई ओरिजिन, कोई इंडिया से लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इंडिया के साथ इतने साल तक रहा है या इतने साल काम किया है, इसलिए अब वो उसे इंडिया का एक तरीके से सिटीजनशिप एग्जैक्टली नहीं मिलती है, बट
एक तरीके से यू कैन से यू कैन डिफ्रेंशिएट दीज पीपल सेइंग कि ये लगभग फॉरेन नेशनल है, इनका ओरिजिन आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है, मे बी बाय कल्चर अमेरिकन है, कनेडियन है, यूरोपियन है, बट अब वो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया से में काम कर रहे हैं और इंडिया के सिटीजन हो चुके हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये बेसिकली फॉरेन नेशनल्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज होती है, मान लो जैसे उन्होंने शादी कर ली किसी इंडियन से, या फिर वो यहाँ मूव हो गए बचपन में ही, या फिर उन्होंने लाइक अप्लाई कितने साल तक इंडिया में रहे, काम करे, पढ़ाई करी, तो इंडिया सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, तो नाउ दे विल गेट दिस पासपोर्ट। एंड ऑनररी भी दिया जाता है कई बार, जैसे आई थिंक पोर्चुगीज़ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को एक ऑनररी पासपोर्ट दिया गया है फॉर, सो यू कैन गिव इट लाइक दैट ऑल्सो। उसके बाद अगर जैसे उन्होंने बहुत कुछ बड़ा काम किया हो हमारे देश के लिए, तो यूजुअली इट कैन ऑल्सो बी गिवन लाइक दैट। उसके बाद वो बेसिकली एक परमानेंट फॉर्म ऑफ रेसिडेंसी, मतलब क्या है, बीइंग अ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, इट बेसिकली मीन्स कि आपको सरकार की तरफ से फ्री आना जाना रहने का वो राइट दिया गया है, जैसे कि जो दूसरे सिटीजन्स को दिया जाता है इंडिया में कि आप यहाँ रह सकते हो, खा सकते हो, काम कर सकते हो, मूव कर सकते हो, उस वो राइट जो है वो एक ऐसे इंसान को देना जो इंडियन नेशनल नहीं है, या इंडिया नहीं था, या उसकी कोई इंडिया से ओरिजिनली कोई कनेक्शन नहीं है, उसका कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट था, तो उसे हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। यूजुअली बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी इंसान जो 26 जनवरी 1950 के बाद से इंडियन एलिजिबल है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, उनको OCI कहा जाता है। अगर वो कभी किसी समय पर इंडियन सिटीजन थे और 26 जनवरी 1950 या फिर वो इंडिया की इस ऐसी टेरिटरी में बिलोंग करते थे जो बाद में इंडिया के अंडर आई है, जैसे गोवा हो गया, तो फॉर एग्जांपल ऐसी टेरिटरी में अगर 1945 के बाद में कोई ऐसा एरिया आया है जो इंडिया के अंदर आया है, तो वहाँ पे अगर आप रिसाइड करते हो तो उसे भी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बांग्लादेश के साथ में हमने एक वो स्वाइप किया था कि कई सारी छोटी छोटी टेरिटरीज थी बांग्लादेश की इंडिया में और इंडिया की बांग्लादेश में, तो उन लोगों ने ऐसे एक्सचेंज किया था कि हम आपके साइड वाली को आपका दे देते हैं, हमारे साइड वाली को हमको दे दो, तो उसमें क्या होता है, दिस इज़ वेयर इट विल कम, क्योंकि अब वो हम इंडिया की हो गई, तो देन वहाँ के लोग जो है वो इंडियन सिटीजन हो गए इस तरीके से। और माइनर चिल्ड्रन जिनके एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वो जो कि किसी कारण से इंडिया में है, तो वो भी एलिजिबल है, मतलब कि अगर आप बचपन से इंडिया में हो और इवन दो यू आर बॉर्न टू अ पेरेंट्स हु आर जर्मन और whatever, बट यू बॉर्न हियर एंड यू बीन लिविंग हियर फ्रॉम चाइल्डहुड, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर ओवरसीज। तो OCI एज अ कैटेगरी जो है 2005 में इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके पहले देयर वाज ओनली जस्ट पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट। OCI कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो फेमस लोग कौन है, जैसे आलिया भट्ट, शी एक्चुअली वॉज एन अमेरिकन सिटीजन, इमरान खान ब्रिटिश सिटीजन। देखो क्या होता है कि इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है। अब वो लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं पर किसी टाइम पे या तो वो बाहर पैदा हुए या फिर बाहर पढ़े लिखे और उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई फॉर वट एवर रीज़न, अब उन लोगों को अगर वापस इंडिया में आना है तो दे विल हैव टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। अब उसके लिए उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी पुरानी सिटीजनशिप को छोड़ दें, ठीक है, तब उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन अगर जैसे अक्षय कुमार ने किया, पर अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो देन आपको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, देन यू आर स्टिल पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड यू आर स्टिल अलाउड टू वर्क इन इंडिया, बट देन यू विल हैव टू गेट अ OCI, ठीक है। अब दैट अगेन चेंजेस डिपेंडिंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट इज द citizenship status of Alia Bhatt's spouse, but now that she's married maybe she'll get the citizenship like that, but point is कि आपको OCI मिल सकता है अगर आप इंडियन ओरिजिन के नहीं हो पीपल, तो भी मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शॉन, what is the name of that cricketer, Australian cricketer, Sean something, he is not he's Australian and he was given an OCI, he is not a person of Indian origin। तो अब क्या हो गया, चीज़ थोड़ी सी बदल गई है, दोनों PIO और OCI अब मर्ज हो गए 2015 में। 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था OCI, उसके पहले ओनली POI था, एंड देन 2015 में इन दोनों को मर्ज कर दिया था। द रीजन बीइंग कि जो OCI कार्ड है इसके बहुत सारे बेनिफिट थे एज कम्पेयर टू PIO कार्ड, क्योंकि OCI कार्ड जो था वो उस पर ज़्यादा बेनिफिट मिलते थे, प्लस वो एक बार अगर आपने किसी को दे दिया तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, इसीलिए उन्होंने क्या करा, मर्ज कर दिया। और 2015 में जो ये PIO स्कीम है इसको विड्रॉ कर लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और जो लोग थे उनको OCI में मर्ज कर दिया था। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि
वो अब PIO कार्ड नहीं देंगे किसी को आफ्टर January 9, 2015। एंड जितने भी लोग हैं, चाहे वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या नहीं है, अगर उनके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है तो उन्हें अगर इंडिया में रहना है, काम करना है फ्रीली, तो उन्हें OCI के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। डजेंट मैटर दैट यू आर racially which country or you are citizen of which country, doesn't matter. So अक्षय कुमार को भी OCI ही लेना पड़ा था बिफोर ही टुक द सिटीजनशिप। कोई जैसे पोर्चुगीज प्राइम प्रेसिडेंट है, कोस्टा समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग द फर्स्ट नेम, ही ऑल्सो, इवन दो ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन, उन्हें भी OCI ही लेना पड़ा था। सो दिस इज द चेंज, नाउ एवरीवन विल बी गिवन एन OCI। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन डायस्पोरा के। एज यू नो, इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, और जितनी बड़ी ये कंट्री है उतनी ज़्यादा डाइवर्स है। हर कुछ किलोमीटर पे पानी बदल जाता है, हर कुछ किलोमीटर पे लैंग्वेज कल्चर बदल जाते हैं। हर स्टेट का अपना अलग एक कल्चर है, अपनी एक आइडेंटिटी है। तो वही आइडेंटिटी, बट देन one thing that makes us Indian is the fact that we do not see them as others. Like, for example, हम महाराष्ट्रन, बंगाली लोग महाराष्ट्रन लोग को अलग से नहीं देखते, right? They are seen as brothers in the same community, right? So like it's not outrageous in any way. अगर आप बंगाल में जाके गुड़ी पड़वा मनाओगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? So there is this understanding. यही understanding is what people take from India too when they move outside, right? तो लार्ज पॉपुलेशन है, आपको पता है 18 मिलियन लोग रह रहे हैं। तो इकोनॉमिक सक्सेस सबसे ज़्यादा जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, देखो, या तो आप वहाँ गए हो बहुत पहले से, एज अंडर द कॉलोनाइजर्स आप जाके वहाँ पे एस्टेब्लिश हुए हो, या तो फिर आपके पेरेंट्स 1950s में माइग्रेट हुए थे एंड दे वर माइग्रेटेड, तो उन्होंने आपको वहाँ का कल्चर का एजुकेशन दिया होगा। एंड हेंस यूजुअली people who are foreigners, NRIs at that time, they are educated. अगर इस वक्त कोई जा रहा है, पिछले 20-30 सालों में मेरी जनरेशन में अगर कोई भी गया है, तो they are highly educated people। या तो वो बहुत बिजनेस में अच्छे होते हैं, टाइकून्स होते हैं, जैसे अंटीला है, खाली रहता है, वहाँ नहीं रहते हैं अंबानी रहते हैं एक महल में UK में। सो एवरीवन, इंडिया से जो लोग जाते हैं वो ज़्यादातर या तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, या बहुत अमीर होते हैं। एंड सो दैट क्रिएट्स इमेज ऑफ इंडिया आउटसाइड। कल्चरल प्रिजर्वेशन, अब फायदे क्या है इन लोगों के जाने के इंडिया के लिए? एक तो ये होता है कि हमारा जो हेरिटेज है उनका और जो उनके ट्रेडिशन है वो हमारे कनेक्शन बढ़ते हैं उन लोगों के साथ में, राइट? इंडियन इन इंडिया कैन रिलेट विद इंडियन इन अमेरिका, है ना, राइट? वी ऑल हैव सीन द मूवीज, सीरियल्स आए बीच में भी 2-3 अबाउट इंडियन टीन्स लिविंग इन अमेरिका, राइट? पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लोग अब इंडियन सिटीजन नहीं है, नहीं दूसरी कंट्रीज की सिटीजनशिप मिल जाती है, तो या फिर नहीं भी मिलती है, तो मान लो वो वहाँ के अब रहने वाले हो गए हैं, रेजिडेंट वाला वीज़ा उनको मिल चुका है या डू एंड सिटीजनशिप मिल चुकी है, तो वो लोग वहाँ के पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड द फैक्ट दैट दे आर स्टिल पार्ट ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया गेट्स टू डिसाइड। सो जब मोदी जी जाते हैं US, तो वहाँ बाहर इतने सारे लोग खड़े होते हैं, दैट व्हाट आर दीज पीपल? देयर इज पीपल हु are standing. Why would they stand when they're Americans, they live in America and everything, but then they are politically connected, they are emotionally, culturally connected to India. So वो एक involvement होता है, वो लोग politics में वहाँ की participate करते हैं और इंडिया को एक तरीके से advocate करते हैं इंडिया की तरफ से। बहुत strong family values है, which I mean जो लेके जाते हैं यहाँ से, बट देन वहाँ की फैमिली वैल्यूज़ का भी इंडियंस पे फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, ये है कि जैसे स्पेशली अगर अमेरिका का एग्जांपल लो, तो वहाँ पे यूजुअली इट्स लाइक कि आफ्टर 18 दे लीव देयर चिल्ड्रन कि यूर अडल्ट। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। आई कैन टर्न 50 एंड इफ़ माई मदर has complete control over me irrespective of how old I am, and that's the kind of culture, family values that we take from India to abroad, which is very important. It good amalgamation of it. एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी बनता है जब लोग बाहर रहते हैं ना, तो अब यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु आर नॉट लाइक यू, आर सराउंडेड बाय फूड दैट यू आर नॉट अटैच टू। ऐसे में बाहर अगर जाते हैं लोग तो आपस में एक दूसरे जैसे लोगों को ढूंढते हैं ताकि उनके साथ रह सके, ताकि एक कनेक्टिविटी बन सके। इसलिए आप देखोगे कितने भी इंडियंस और पाकिस्तानीज एक दूसरे को हेट करते हो, यू विल फाइंड सो मेनी कपल्स इन who are in UK, US, Indians and Pakistani married to each other. There's one very famous couple on some platform, social media platform. The boy is from Pakistan
and the girl Reza and Pooja. The girl is from India and they're married and they put all their life on social media and they have such a healthy conversation. Even आप वहाँ जाओगे तो आपको कई बार सुनने को मिलेगा कि कैसे most of the white people or people who are not from India or Asia, they think all Asians are same. So there's no difference between a Pakistani, a Bangladeshi, a Indian, a Sri Lankan, for that matter. They are all same for them. So कई बार ये लोग भी आपस में एक दूसरे को साथ गुड बना के रहते हैं. You become good friends with people because of course there's not a lot of difference culturally between an Indian and Bangladeshi, right? अब क्यों है इतना ज़्यादा? Why is India on the top of this ladder? सबसे पहला रीज़न है कि कॉलोनाइजेशन. इंडिया में जब ब्रिटिशर्स का कॉलोनाइजेशन था तो फोर्स्ड माइग्रेशन करवाया गया था ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इंडियन लेबर्स का. इसके कारण कई सारी कॉलोनीज, ब्रिटिश कॉलोनीज जो थी, जैसे मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, फिजी, कैरेबियन, यहाँ पर शुगर केन की खेती करने के लिए इंडियंस को लेके गए थे. अब वहाँ पे वो कम्युनिटीज़ बन चुकी है. इंडेंचर्ड लेबर फॉर्म्ड अ फाउंडेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा. तो इस वक्त जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ में इंडियन डायस्पोरा है, उनका अगर बेस देखा जाए तो उनके मतलब वो लोग जो जनरेशन से वहाँ रह रहे हैं, उनके दादा परदादा यूजुअली एज ए इंडेंजर्ड लेबर लेके आए गए थे उस देश में. अब तो खैर दूसरे रीजन से जा रहे हैं, तो अब इकोनॉमिक रीजन से जा रहे हैं क्योंकि इंडिया एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बाद बहुत लंबे समय तक लोग स्ट्रगल कर रहे थे बिकॉज हमारी पॉपुलेशन भी उतनी है. इसलिए कई सारे लोग जो है अपॉर्चुनिटीज़ की खोज में इंडिया के बाहर चले गए क्योंकि इंडिया में लिमिटेड जॉब प्रोस्पेक्ट्स थे और कई सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस थे. तो लोग दूसरी कंट्रीज़ में अब्रॉड में जाते हैं टू सीक एम्प्लॉयमेंट. फॉरेन कंट्रीज़ जो है वहाँ पे उनको ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मिलता है, हायर वेजेस मिलती है और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बेटर हो जाती है. इसलिए कई सारे जो इंडियन वर्कर्स और प्रोफेशनल्स हैं वो बाहर जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी सैलरी एज़ कम्पेयर टू इन इंडिया एंड एज़ कम्पेयर टू वेयर दे आर गोइंग इज़ मच हायर. Social factors, strong family ties and support networks in Indian culture encourage migration for better opportunities. मतलब कि जैसे अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली का कोई इंसान है, जैसे मेरी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, like cousin, they live in Germany, right? So पहले एक जना गया and then one person, अंकल गए to work and then उसके बाद उन्होंने they called their other families also and now उनकी पूरी फैमिली और जो उनकी फैमिली इंडिया में रह गई थी उनके बच्चे ऑल्सो दे गो बैक टू जर्मनी वेन एवर एंड दे हैव देव स्टडीड देयर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट्स ईजी फॉर देम टू इंटीग्रेट इन दैट कल्चर. तो एक तरीके से पुल पैदा करता है जब एक इंसान जाता है. तो फैमिलीज ऑफन सपोर्ट इंडिविजुअल्स डिसीजन टू माइग्रेट अबाउट. अगर आपके पूरे खानदान में कभी कोई नहीं गया हो बाहर तो डर लगता है जाने में, बट अगर एक दो इंसान चले गए ना तो दैट क्रिएट्स लाइक जस्ट ईजियर. आजकल तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आजकल तो बहुत सारी वो आ गई हैं, बिजनेसेस खुल गए जिनका यही काम है आपको सेटल करना. आई हैव अ फ्रेंड देयर सिबलिंग वेंट आउट एंड like the kind of support you get from the professors living there and the people living there. तो यहाँ से लोग, वहाँ के लोग, उनकी कम्युनिटी बना रखी है कि स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक कुशन मिलता है फ्रॉम दीज पीपल. तो अब तो ये प्रोफेशन भी बन चुका है. Established diaspora communities provide network and support system. Of course, अगर माइग्रेंट्स जा रहे हैं वहाँ काम करने के लिए तो वहाँ पे अगर कोई कम्युनिटी होती है तो वो सपोर्ट करती है, बफर बनती है. नहीं तो अब बताओ अगर आप कल को उठ के सर्बिया चले गया, कोई इंडियन मध्य प्रदेश से उठा आज और कल सर्बिया चले गया तो पागल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे कच्ची फ्रोजन मछली खाई जाती है बिकॉज दैट्स व्हाट इज़ अवेलेबल देयर. इट्स नॉट पॉसिबल. बट अगर उसके पहले वहाँ लोग पहुँच गए हैं तो उन लोगों ने कुछ तरीके से कुछ फूड को इंडियनाइज कर दिया होगा तो इट्स लाइक ईजियर टू अडॉप्ट टू देयर कल्चर. अब इंडियंस जो काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका में रह रहे हैं उनके अंदर इतना इंडियन ट्रेडिशनल नेचर नहीं होता है, बट देयर इज इनफ कि अगर इंडिया से कोई जा रहा है तो उसको एकदम अटपटा आउट ऑफ फिश नहीं, ऐसा आउट ऑफ द एक्वेरियम फिश वाली फीलिंग नहीं आएगी उसको. तो दैट्स गुड थिंग. सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा. अब अच्छा क्यों है इंडिया के लिए, क्यों अच्छा है कि इतने लोग बाहर रह रहे हैं? ऑफकोर्स लाइक आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर आपके लोगों को, आपके देश के लोगों को बाहर अगर जाना पड़ रहा है तो टेक्निकली ये अच्छी बात नहीं है, राइट? बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी हियर, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग. बट कुछ फ़ायदे भी हैं. उसके क्या फ़ायदे हैं? एक तो रेमिटेंसेस के फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा पैसा वापस आता है जब लोग बाहर काम करते हैं.
कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि कई सारे इंडियंस रहते हैं वहाँ पे, तो अगर इंडिया को किसी कंट्री के साथ पे अच्छे रिलेशनशिप बनाने या उनसे कुछ करवाना है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो वहाँ पे अगर बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा है तो वो मदद करता है, एक पॉजिटिव इमेज बनाता है. पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ कोर्स, यहाँ के लोग जब जब इंडियंस बाहर रहते हैं, जैसे अब ब्रिटेन है, यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, तो दैट गिव्स, ऑल्दो ही इज अ ब्रिटिश मैन थ्रू एंड थ्रू, राइट, बट देन देर इज डेफिनेटली लाइक अ क्लोजनेस दैट हैज डेवलप्ड इन ब्रिटेन एंड इंडिया since when they were someone else, right? तो वो हुआ है. एक तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया का बढ़ता है दूसरी कंट्रीज में, अगर उनका डायस्पोरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाना आसान हो जाता है. कल्चरल एम्बेसडर्स जो है दूसरी कंट्रीज के लोगों के बीच में इंडिया की एक इमेज बनाते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कभी किसी ने कोई इंसान इंडियन पर्सन से नहीं मिला है, उसने सिर्फ क्या था वो मूवी, स्लम डॉग मिलेनियर मान लो देखी है, कभी किसी इंडियन से नहीं मिला है, उसने जो भी इंडिया देखा है वो मूवीज़ में देखा है, तो उसकी एक इमेज होगी इंडिया को लेकर, राइट, बट देन दैट्स डेट्रीमेंटल. तो बट देन अगर आपकी एक कम्युनिटी के बहुत प्रोफेशनल एजुकेटेड लोग जाके वहाँ रह रहे हैं, अब ये लोग जब वहाँ के लोगों से मिंगल करते हैं तो देन दे आर द रिप्रेजेंटेटिव. इसलिए जब भी कभी न्यूज़ आती है ना कि जैसे रिसेंटली आया था, देयर वाज दिस स्टूडेंट इन अमेरिका हु 21 साल का लड़का, he went to a party and he did something really bad to a woman there, and I was like, there are thousands of people जो गए अमेरिका, उन्होंने इतना अच्छा वहाँ पे अपनी इमेज बनाई है, और ये एक लड़का जाके उसको बर्बाद करके आ गया. बट देन एट द अदर साइड, अगर यहाँ से इंडिया से कोई जाता है और वहाँ बहुत बड़ा काम करता है तो प्राउड भी होता है. इट कम्स, कॉइन हैज़ टू फेसेस, राइट. तो जब इंडिया की तरह से बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं तो एक तरीके से वो इंडिया की एक ऐसी इमेज बनाते हैं जो हम बनाना चाहते हैं, विच इज़ दैट ऑफ ऑफ गुड एजुकेटेड स्मार्ट पीपल. वी वेंट फ्रॉम, एक वो है फेज कि वी वेंट फ्रॉम गोबर के उपले बनाने वाले कंट्री से लेकर अ कंट्री हु इज द मोस्ट एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड. बट देन अब इंडिया की इमेज बनाने के लिए, आई मीन सो मच वी हैव डन, बट देन रिसेंटली दिस स्पेनिश ट्रैवलर जो इंडिया आई थी और झारखंड में शी वॉज रेप्ड बाय 7 men, देन इट सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रॉयज. ये जो क्राइम है ये अपने आप में तो घिनौने हैं ही, बट they are also sort of taking with them thousands and thousands of people who have done so good in other countries, right? उन्होंने अमेरिका जाके, स्पेन में जाके, वेस्ट में जाके इंडिया की इतनी अच्छी इमेज बनाई है, and then these people they come and they thrash it. So very upset about when I read about it. So एक इमेज बहुत ज़रूरी होती है एक कंट्री की, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदे होते हैं. जब अगर मान लो कोई डिफरेंसेस हैं कंट्रीज़ के बीच में, तो अगर वहाँ पे डायस्पोरा अच्छा है और वो अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो बहुत फ़ायदे होते हैं बातचीत करने में. एनहेंसिंग इंडिया सॉफ्ट पावर, विच इज़ वॉट इंडिया सॉफ्ट पावर इज़, कि अगर मान लो कि कोई कंट्री है जो कुछ ऐसा करना चाहती है, अब जैसे मालदीव्स है, उनके साथ जो हमारे रिश्ते अभी जो पूरा फफूंद फैला था विद चाइना, उसमें इतने सालों तक इंडिया के रिश्ते इतने अच्छे इसीलिए थे, डिप्लोमेसी इसलिए बनी हुई थी क्योंकि बहुत सारे लोग रहते थे वहाँ पे. साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया के रिश्ते इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा डायस्पोरा है. तो अगर डायस्पोरा नहीं होता है तो फिर रिश्ते जल्दी ख़राब होते हैं, लेकिन अगर डायस्पोरा होता है तो वो हेल्प करता है डिप्लोमेसी को सूद आउट करने में. तो आपको क्योंकि हर कोई को, इंसान को पता है कि अगर कोई डिप्लोमेट मेरे पास आ रहा है तो वो अपने कंट्री के मतलब से आ रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो इंडियन ओरिजिन का है लेकिन मेरी कंट्री का सिटीजन है, तो वो अगर मेरे पास आ रहा है तो आई विल बी मोर कन्विंस्ड, क्योंकि मुझे पता है कि डिप्लोमेट तो अपनी कंट्री के लिए सोच रहा है, लेकिन ये बंदा तो अपनी कंट्री का है ना, इवन दो ओरिजिन इंडिया का है लेकिन सिटीजन तो अपनी कंट्री का, तो उसका ज़्यादा सुनेंगे, उस पर ज़्यादा भरोसा होगा, राइट. तो इसीलिए इंडियन लोगों का होना दूसरी कंट्रीज़ में इतना इंपॉर्टेंट होता है या इतना सिग्निफिकेंट होता है. इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली बहुत बड़ा पेमेंट ऑफ बैलेंस जो है इंडिया का, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा रेमिटेंसेस से आता है. ये वो पैसे हैं जो एनआरआईज और दूसरे लोग जो बाहर रह रहे हैं वो इंडिया को भेजते हैं. प्लस टेक्नोलॉजी का फ्लो होता है, क्योंकि इंडियन पीपल हु आर लिविंग एंड वर्किंग इन दीज कंट्रीज वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, दे कम बैक एंड देन दे स्प्रेड द टेक्नोलॉजी बैक इन इंडिया, राइट. छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट होता है. ऑफकोर्स बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी तो लोग कंट्रोल करके रखते हैं, बट अगर आपके पास अच्छे रिश्ते हों तो जैसे एक उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, रिसेंटली एक बंदा है जो पकड़ा गया है यूएस में. ही वॉज वर्किंग इन द आईटी कंपनी एज ए इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड ही वॉज चार्ज्ड बिकॉज वो उस कंट्री के उस कंपनी के कुछ टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़ को
जाके चाइना की कंपनी को बेच रहा था। तो यूजुअली अगर आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं तो ये इतना माइंड नहीं किया जाता है, या फिर इट्स फाइन, इवन विलिंगली भी कई बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है। लेकिन अब देखो झगड़ा चल रहा है बिकॉज यूएस और चाइना के बीच में, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी वैसे तो देंगे नहीं, और अगर कहीं से स्प्रेड हो रही है तो उसे भी काट देंगे। तो दैट्स इंपॉर्टेंट कि अगर हमारे बहुत सारा डायस्पोरा है अराउंड द वर्ल्ड, दैट मीन्स हमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी और चीज़ें समझने को मिलेगी। अब गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है इन लोगों के लिए जो इंडियन सिटीजन है या इन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो बाहर रह रहे हैं। सबसे पहला इज द OCI स्कीम, जिससे लोगों को लाइफ टाइम वीज़ा मिल जाता है। ये वो लोग हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं, कहीं और के सिटीजन हैं, पर उन्हें इंडिया में आने में परेशानी नहीं होती क्योंकि उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और उनको कभी भी वीज़ा के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, एक इवेंट है जो इंडियन डायस्पोरा को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, ये NRI और OCI जो लोग हैं उनको, अब जैसे इंडिया के जो लोग हैं जब वो कुछ करते हैं तो मिलिट्री में होते हैं तो उनको मिलिट्री ऑनर्स दिए जाते हैं, अदरवाइज सिविलियन होते हैं तो पद्म भूषण दिया जाता है। बट यूजुअली ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड जो है ये स्पेसिफिक अवार्ड्स है उन लोगों के लिए जो इंडिया में नहीं है पर इंडियन ओरिजिन के हैं या उनका कोई कनेक्शन है इंडिया से, तो उन ऑर्गेनाइजेशन को या लोगों को अगर ऑनर करना हो तो ये अवार्ड दिए जाते हैं। प्रवासी भारतीय बीमा योजना की, मान लो अगर किसी इंसान को काम करने के लिए जाना है दूसरी कंट्री में तो उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट, और अगर आप इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट फेल कर देते हो तो देन देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यू कैन बी डिपोर्टेड, यू कैन बी कैस्टेड, मतलब यू कैन बी गो सेंड टू जेल एंड ऑल, और यू कैन बी डिपोर्टेड। तो ये एक योजना है प्रवासी भारतीय बीमा योजना 2006 की। इन केस अगर किसी भी कारण से आपका वर्कर का जो वीज़ा है वो फेल हो जाता है फॉर इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पे उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है अब तो हर इंसान के लिए, हर इंडियन के लिए जो बाहर काम करने जा रहा है। उसके बाद इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, ये बेसिकली एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है उन लोगों के लिए जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, इंडियन नेशनल है जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए। और वैसे भी गवर्नमेंट करती है, जैसे वी हैव ऑल सीन ना डिफरेंट मिशंस, जिसमें कहीं पे अगर वॉर होती है सीरिया या कहीं पे भी, तो इंडियन जो है जाता है वहाँ से लोगों को अपने लेके आ जाता है। तो वो तो है ही, उससे भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये जो 8 नेवल ऑफिसर्स थे जिनको अभी हम कतार से लेके आए हैं। all these people are brought back to अंडर, सो उनके लिए जो पैसे की जरूरत है, अगर मान लो किसी कारण से प्रॉब्लम हो गई तो ये फंड उनके लिए। इन 2019 वी लॉस्ट अ ब्राइट स्टार। आप बोल सकते हो सुषमा स्वराज वॉज लिटरली, आई एम अ बिग फैन ऑफ सुषमा स्वराज बाय द वे। एक कॉमेडियन भी है जिसने एक स्किट करी थी, आई थिंक अभिषेक उपमन्यु, जिसने एक पूरी स्किट करी थी अबाउट हाउ लाइक शी इज़ द अल्टीमेट मदर, लाइक साड़ी और स्पोर्ट्स शूज़ पहन लिया तो लाइक वो दुनिया को से किसी को भी बचा के सकती है। एंड शी वॉज सो गुड पीपल इन सेविंग इंडियन सिटीजन, मतलब शी वॉज लिटरली द एंटायर, शी वॉज इक्विवेलेंट टू द इंटायर इंडियन कम्युनिटी फंड। एंड आई डू नॉट थिंक दैट any Indian external minister has been so famous as has left so much mark. And our current foreign exchange minister just knows how to do sassy replies, but he could never compete with her. And I am so sad that she passed away. She could have been like, she would have been my prime minister, I swear to God. So but then that's sad. Let's move on. So ये एक वेलफेयर फंड है उन लोगों के लिए अगर वो फंस जाते हैं तो। उसके बाद स्वर्ण प्रवास योजना है, ये एक न्यू प्लान स्कीम है ताकि जो इंडियन वर्कर्स हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, इंडियन वर्कर्स और क्योंकि बाहर जाने के लिए कुछ सर्टन स्किल्स की ज़रूरत होती है, राइट, जिस जैसे रिक्वायरमेंट है डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। तो इसके तहत क्या करते हैं, इंडियन वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो एलिजिबल हो सके उन जॉब्स के लिए। ट्रेसिंग द रूट्स टू फैसिलिटेट POIs, जो पीपल हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर रह रहे हैं जनरेशन से, उनको वापस अपनी रूट्स को अगर ट्रेस करना हो कि हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे कैसे थे, तो उनको वेलकम करती है इंडिया, इस तरीके से उनको फैसिलिटेट करती है। नो इंडियन प्रोग्राम, इसमें बेसिकली यंग इंडियन डायस्पोरा जो इंडियन लोग हैं जो इस वक्त अमेरिका में रह रहे हैं कितने सालों से, दे हैव लाइक सॉर्ट ऑफ गॉन अवे, राइट, इंडियन कल्चर से वैल्यू से थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करना कि वो वापस अपने कल्चर की तरफ वापस आ सके, उसके लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एंड वन ऑफ देम इज़ कि बहुत अच्छे से कम्युनिटी फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाते हैं। मतलब अगर इफ़ यू गो टू मेनी ऑफ द बिगर सिटीज़ इन अमेरिका,
एंड यूरोप, वहाँ पर होली, दिवाली और ये जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं मेन ये इतने अच्छे से धूमधाम से मनाए जाते हैं. एंड लाइक इसमें बहुत पैसा लगाया जाता है बाय द हाई कमिश्नर ऑफ एम्बेसडर की तरफ से, कल्चरल अटैचे की तरफ से, सिंपली बिकॉज दे वांट दीज पीपल नॉट टू बिकम नॉन इंडियन, लाइक इन अ सेंस कि वो अपने रूट से जुड़े हुए हों. इसीलिए उन्होंने अब तो मतलब आपको लिटरली इंडिया की हर क्विजीन का हर चीज़ अमेरिका में मिल जाएगी, विच इज़ सच ए ग्रेट थिंग. उसके बाद पहले जो थे 2010 के पहले वोटिंग राइट्स नहीं थे. एनआरआई को आपने इंडिया छोड़ दिया तो आप इंडिया में वोट नहीं कर सकते हो. लेकिन अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट 2010 में एनआरआई को भी बाहर से वोट करने के लिए अलाउड किया, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर इंडियन सिटीजन, राइट. एंड इंडिया के सबसे स्मार्ट, मतलब आप सोचो ना, दिमाग लगाओ कि सबसे स्मार्ट, सबसे एजुकेटेड लोग जिनको सबसे ज़्यादा आइडिया है अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, वही लोग इंडियन पॉलिटिक्स में वोट नहीं दे पा रहे. एंड वो लोग जो थोड़े शेल्टर्ड हैं फॉर वट एवर रीजन, दे आर एबल टू वोट. दैट क्रिएट्स फॉर अ शॉडी पॉलिटिकल सिचुएशन. तो गिविंग NRIs voting rights was one of the nicest step taken towards creating a more democratic India. और इंडिया की जो एम है ज़िंदगी में, इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट की, हमें भाई वर्ल्ड पावर बनना है, वी वांट टू बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री इकोनॉमिक, सोशली एंड अदरवाइज ऑल्सो. उस सब में, इन सब इंटरेस्ट में इंडियन डायस्पोरा जो है वो इंडिया को एक तरीके से स्टेज प्रोवाइड करता है, which basically this is the answer to the first 3 questions that we saw in PYQ. कि इंडियन डायस्पोरा क्या करता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रोफेशनल्स जाते हैं वहाँ पे जो कि अपस्टैंडिंग सिटीजन हैं, वेल एजुकेटेड, वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल हैं, स्टूडेंट्स हैं कई सारे. तो वहाँ पे जाके ना एक बेस क्रिएट करते हैं वो, जिसके ऊपर कन्वर्जेशन हो सकता है, राइट. वेयर वो जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के आइडियोलॉजी और इंडियन आइडियोलॉजी के बीच में ब्रिज क्रिएट करते हैं. एंड दिस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, it makes it easy for us to align India's national interest with these countries. And one more, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. जैसे एक इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे एक बंदा है जो एक सीरीज चला रहा है. ही इज़ अ शेफ और कुक ऑफ सॉर्ट. वो पूरी सीरीज में ही बेसिकली मेक्स द फेवरेट फूड्स ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स फ्रॉम द टाइम. ओके, तो वो हर साल. एंड रिसेंटली उसका जो लेटेस्ट पोस्ट था उसमें ही इज़ मेकिंग इडली. And because that's what Rishi Sunak's favorite food is, and he is the prime minister there. So, but अगर इंडिया ब्रिटिश लोगों के बीच में, पीपल के बीच में, हमारी इंडियंस की वैल्यू और उनकी ट्रेडिशंस की एक इमेज बनती है because of Rishi Sunak or because of all the other Indians living there. So then what happened? Working with them becomes easy ना, क्योंकि अगर वहीं आप किसी ऐसे इंसान के साथ आपको काम करने के लिए बोला जाए जिसको आपके और आपके कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा पता है और वो इंटरेस्ट ले रहा है, तो एटलीस्ट देयर विल बी सम कनेक्शन टू स्पार्क द कन्वर्जेशन, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट डायस्पोरा इज. अगर आप लोगों को इसी तरीके से, मतलब डायस्पोरा को देखा जाए कि वो डायस्पोरा इज लाइक खाने में राइस होता है ना, वैसे डायस्पोरा है कि इट इज़ द बेस ऑन विच यू पुट फ्लेवर्स and on basis of which everything happens. So that's why diaspora is important. It and these basically converts the answer to the first 2 questions in the PYQ. अगर साउथ ईस्ट एशिया में बात की जाए तो साउथ ईस्ट एशिया की थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि पैसिफिक में अगर देखा जाए तो अगेन वी टॉक्ड अबाउट कि वहाँ पे कॉलोनाइजर्स ही लेके गए थे इंडियंस को. बट you have to read a little bit more about India migration to Malaysia and all these countries, because this has been a bit recent. There has been a little bit of resistance from that side in acceptance Indians, especially अभी recently ताइवान के आई थिंक एजुकेशन मिनिस्टर, या पता नहीं, एजुकेशन नहीं, कोई मिनिस्टर था ताइवान का, उन्होंने कहा था कि हम बहुत सारे इंडियन इमिग्रेंट्स लेके आ रहे हैं, बट आप टेंशन मत लो, दे विल नॉट स्मेल लाइक इंडियंस, दे विल नॉट बी ऑफ द सेम कलर एज इंडियंस, बेसिकली दे विल नॉट बी डार्क एंड ऑल. तो उसके बाद उन्हें बहुत अपोलोजाइज करना पड़ा था. एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि वेस्टर्न कंट्रीज आर मच मोर एक्सेप्टिंग ऑफ Indian people, brown people, than Eastern countries, because they have some very distorted idea of what is clean and beautiful. So it's a completely different. अगर आपको पढ़ना है तो वेस्ट में जो इंडियन डायस्पोरा है उसके बारे में और ईस्ट में जो इंडियन डायस्पोरा है उसके बारे में थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हिस्ट्री और उनकी रहने की जो इस वक्त जो उनकी पोजीशन है इन कंट्रीज़ में वो थोड़ी सी अलग है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर लिसनिंग. हैव अ नाइस डे. बाय.